नर्मदे हर मैं अपने इस अभियान में आज समाज के एक जुझारू व्यक्तित्व, रोटरी इंटरनेशनल रोटरी क्लब के सदस्य और नर्मदा भवन के ट्रस्टी संरक्षक अध्यक्ष प्रबंध ट्रस्टी श्री आलोक बिल्लौरे जी के साथ हूँ। और मैं इसीलिए इस डायरेक्शन में खड़ा हूँ कि पीछे श्रद्धेय श्री कैलाश नारायण जी का भी हमको आशीर्वाद इसमें मिलता रहे। और मैं आज समाज के प्रति आलोक जी का जो नज़रिया है वो जानना चाहता हूँ, महासभा के प्रति आलोक जी का जो नज़रिया है वो जानना चाहता हूँ, और किस तरीके से ये समाज को देखते हैं, कैसे समाज को गतिशील बनाना चाहते हैं। आइए जानते हैं एक नज़रिया आलोक जी का। अपने इस अभियान में मैं समाज से आपके विचारों को रूबरू कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि समाज आपके विचार जाने। हम शुरुआत करते हैं आपके परिचय से। मैंने तो एक सूक्ष्म परिचय दिया, आप एक परिचय दीजिए अपना, और समाज के लिए समाज के क्या परिवर्तन आप चाहते हैं, थोड़ा सा हम संक्षिप्त में वहां से शुरुआत करें। निश्चित रूप से बड़ा गौरवान्वित हूँ कि मैं नारदी ब्राह्मण हूँ सर्वप्रथम, और इस समाज का सदस्य होने का जो अपना गौरव है उसके साथ साथ ही इसकी कुछ जवाबदारियाँ हैं, इसके कुछ कर्तव्य हैं, तो मुझे उसका आभास है। ऐसा नारदी ब्राह्मण मैं अपने आप को मानता हूँ। और साथ ही वर्तमान में जो मेरी प्रमुख जवाबदारी है कि मैं पिताजी के जाने के बाद में सन 2016 से नर्मदा भवन ट्रस्ट का प्रबंध ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा हूं, और समाज में एक साधारण सदस्य के रूप में जुड़ा हुआ हूं, समाज का एक सेवक हूं। और जहां जहां मुझे अपनी उपयोगिता लगती है कि मैं समाज के किसी व्यक्ति के कार्य में आऊं, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं, और पूरी विश्वास के साथ में, पूरी क्षमता के साथ में जहां जहां जो योगदान कर सकता हूं उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूं। समाज के साथ जितना आप एक्टिव हैं, समाज के बाहर बहुत सारी गतिविधियों में भी आप संलग्न हैं, संलिप्त हैं, और एक प्रॉपर मैनेजमेंट के रूप में आप वहाँ, प्रॉपर मैनेजर के रूप में आप वहाँ हमेशा एक अच्छा मैनेजमेंट देते हैं। समाज की नर्मदा भवन ट्रस्ट के बारे में आप कुछ बताएं, क्योंकि वहाँ पे आप प्रबंध ट्रस्टी हैं। नर्मदा भवन ट्रस्ट 1975 में मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश नारायण जी बिल्लौरे, वो उसके संस्थापक अध्यक्ष रहे, मैनेजिंग ट्रस्टी रहे। और वर्तमान में नर्मदा भवन ट्रस्ट की क्या गतिविधियां हैं, उसके क्या संकल्प हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, नर्मदा भवन ट्रस्ट ने अपनी क्या जवाबदारियां स्वमेव पिछले इतने वर्षों से ले रखी हैं, वो समाज के सामने जग जाहिर है। पिताजी ने समाज को इंदौर शहर में संगठित किया, बहुत सारे छोटे छोटे संगठन थे, उनको सबको एकत्रित किया, लोगों को एकत्रित किया, एक धनराशि एकत्रित की, और इंदौर जैसे शहर में समाज को मैं ये नहीं कहूँगा स्थापित किया, लेकिन स्थापित लोगों की पहचान ज़रूर बनाई, उनको एकत्रित किया। नर्मदा भवन ट्रस्ट के माध्यम से बहुत सारे प्रकल्प चलाए जाते हैं, समाज को एकत्रित करना, समाज के अंदर जो विभिन्न लोगों के अंदर जो प्रतिभाएँ हैं उनका सम्मान करना, उसको समाज के सामने लाना, उसको दूसरे समाज के सामने लाना, अलग अलग समाज के दूसरे समाज के लोगों से अपने समाज के लोगों को का संपर्क स्थापित करना, समाज सेवा करना, स्कॉलरशिप्स देना, बरसों से चला स्कॉलरशिप देने का काम नर्मदा भवन ट्रस्ट के माध्यम से। उसके बाद में अलंकरण करना, उनको उत्साहित करना, युवाओं को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनको सबको बुलाना, उनका मान। अलंकरण शब्द का आपने उपयोग किया है, ये आपने शुरुआत किया है या श्रद्धेय बाबूजी के समय से है अलंकरण का जो किया जा रहा है? नहीं, ये सारा कार्य जितने मैंने बताए सब बाबूजी के ही कार्य हैं। तो बाबूजी को ये शुरुआत करने की प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं समाज के ऐसे लोगों को अलंकृत करूं जिन्होंने समाज के लिए कुछ योगदान दिया? उनकी जब वो इंदौर शहर में आए थे 1950 के लगभग, तो उनको ये चीज़ बड़ी खटकती थी कि हमारे समाज के लोगों को दूसरे समाज के लोग नारदी ब्राह्मण के रूप में बहुत कम संख्या में जानते हैं। सरनेम से कई लोग अंदाज़ा लगा लेते थे, उनकी खुद की व्यक्तिगत उपलब्धियों से अंदाज़ा लगा लेते थे, लेकिन नारदी ब्राह्मण समाज के हम लोग हैं, ये ज़रा समझाने में शुरू में उनको बड़ा समय लगा, और उन्हें बड़ा खटकता था कि लोग हमें नारदी ब्राह्मण के रूप में क्यों नहीं जानते हैं। इसमें समय लगा, और जब हमने अपने ही लोगों की
जो प्रतिभाएं हैं उनका अलंकरण करना शुरू किया, उसकी न्यूज़ बनी, पेपर में न्यूज़ आती थी बड़ी बड़ी, तो लोगों को पता चला कि ये एक इतना जागृत और बुद्धिशील और इतना कर्मशील, कर्म प्रधान समाज है। और उल्टी गंगा बही कि फलाने जी शर्मा जी ने यदि ये उपलब्धि की तो अच्छा, ये शर्मा जी नारदी ब्राह्मण समाज के हैं। तो एक इस तरह का हमने स्थापित, पिताजी ने ये करने का प्रयास किया कि नारदी ब्राह्मण समाज कितना बड़ा है, उसके अंदर कितने बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके अंदर कितना सामर्थ्य है, कितनी क्षमता है, और उन्होंने समाज में कितने बड़े बड़े कार्यक्रम कर दिए हैं, लोगों की कितनी सेवाएं कर दी, कितने विभिन्न बड़े बड़े पदों पर स्थापित हैं। तो ये जो एक कनेक्ट था समाज के लोगों का अपनी नारदी ब्राह्मण होने के नाते और उनकी एक व्यक्तिगत उपलब्धि, इन दोनों का कनेक्ट उन्होंने स्थापित किया। समाज के लोगों को पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका, जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे अलंकरण समारोह ने किया है, और ठीक है, हम इंदौर समाज में एक पहचान बनाई है। एक क्राइटेरिया, कई बार समाज में ऐसा जाना जाता है कि एक अलंकरण करने का क्राइटेरिया लोगों को एक सस्पेंसिव लगता है, लोग उसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि आप किस आधार पर सेलेक्ट करते हैं। मैं जानना चाहता हूं समाज के उस सवाल के उत्तर को आपसे, कि समाज चाहता है कि हम इतने सारे अलंकरण जो देते हैं एक वर्ष में, आपने कोई एक क्राइटेरिया निर्धारित किया हुआ है जिसके अंतर्गत ये दिए जाते हैं? देखिए, हमारी जो अलंकरण की अलग अलग जो हैं कैटेगरीज हैं, उनकी अलग अलग विधाएं हैं, और वो एज ग्रुप के हिसाब से बना रखा है। उसमें नारदी शिरोमणि हम देते हैं, जो 65 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको दिया जाता है। उसके बाद में नारदी गौरव देते हैं, नारदी युवा गौरव देते हैं, नारदी बाल गौरव देते हैं। इसके साथ ही हम साहित्य के क्षेत्र में अलंकरण देते हैं, वाग्मीता के क्षेत्र में हम एक अलंकरण देते हैं, साहित्य बताया मैंने, और इसके अलावा कुल भास्कर, जो हमारे समाज के लोग जो पंडित का कार्य करते हैं और उसके द्वारा अपनी जीविका अर्जन करते हैं और समाज की सेवा भी करते हैं। ऐसी विभिन्न विभिन्न कैटेगरीज हैं। अब आपका जो सवाल है कि उस पर सवाल उठाए जाते हैं, देखिए बड़ी कहीं ये भ्रम हो गया है या बता दिया गया या फैला दिया गया है कि हम अलंकरण देते हैं तो उसके लिए उनसे पैसे लेते हैं। अब हमारे जितने अलंकरण हमने दिए हैं और उनमें से कितने लोग हमारे ट्रस्टी बने हैं या कितने ट्रस्टी जिनको हमने अलंकरण किया, ये दोनों विषय हैं। तो ये समझने का विषय, जैसे हमने पिछली बार 21 ट्रस्टी बनाए, जो अभी जो पिछले मार्च 2019 में जो नर्मदा भवन में नर्मदा जयंती का आयोजन किया, उसमें 21 ट्रस्टी बने। अब उन 21 ट्रस्टीज में से एक भी यदि हमने किसी को अलंकरण दिया हो, हालांकि वो सब अलंकरण के पात्र हैं, क्योंकि जो आर्थिक योगदान भी वो देते हैं, तो लेकिन वो आधार नहीं है कि आर्थिक योगदान है तो अलंकरण किया जाए। ऐसे ऐसे समाज के लोग हैं जिन्होंने अलग अलग विधाओं में उच्च स्थान प्राप्त किया है। वो बात अलग है कि उन्होंने बाद में नर्मदा भवन को समझा, जाना और फिर स्वैच्छिक रूप से वो आ गए। वरना ये जो बात है कि ये किसी से मांग करो, ये करना हमारा बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम करने का तरीका है। हमारी एक अलंकरण की एक समिति है जिसके कर्ता धर्ता पिछले करीब 20 वर्ष से आदरणीय काशीनाथ जी शुक्ला साहब हैं। उनके नेतृत्व में ये समिति है। सारे आवेदन या अनुशंसा विभिन्न इकाइयों के माध्यम से, समाजजनों के माध्यम से जिनका अलंकरण होता है, उनके खुद के माध्यम से हम बुलाते हैं। मतलब इकाइयां जिनको अनुशंसित करती हैं, आप उन्हीं लोगों को अलंकरण? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इकाइयों के माध्यम से भी आते हैं, पत्रिकाओं के माध्यम से भी आते हैं, स्वयं भी लोग अपनी जानकारियाँ देते हैं, क्योंकि जानकारियाँ रहती नहीं है कि कौन ने किस। कई लोग ऐसे हैं जो समाज से बिल्कुल कट ऑफ हैं, लेकिन बहुत ऊंचाइयां स्थापित कर ली उन्होंने। ट्रस्टी बनाने का कोई क्राइटेरिया है नर्मदा भवन? ट्रस्टी बनाने का क्राइटेरिया 21,000 रुपये का क्राइटेरिया है और ओपन है। समाज, नारदी ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति हो, कोई सीट लिमिट फिक्स नहीं है? कोई सीट लिमिट फिक्स नहीं है। जो बनना चाहे, आदरणीय शैलन पारे जी बनना चाहते हैं, आपका भी स्वागत है। हम तो धन इकट्ठा करते हैं, कार्य करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। प्रतिवर्ष 1000 से 1500 लोगों का सम्मेलन हर वर्ष पिछले इतने सालों से हो रहा है। कभी 800 लोग होते हैं, कभी 1000 होते हैं, कभी 1200 होते हैं। पिछले वर्ष तो रिकॉर्ड तोड़ हो गया था। ये एक ट्रस्ट है। लोगों का एक सवाल ये भी है, नर्मदा भवन एक ट्रस्ट है, क्या यहाँ पे सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन होता है? यहाँ पर सरकार की पूरी गाइडलाइन का पालन होता है। कार्यक्रम है,
इसकी कई लोगों को जानकारी नहीं होने के अभाव में कई लोग प्रश्न पूछते हैं या उनके मन में कुछ संशय आता है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि नर्मदा भवन ट्रस्ट की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारिणी है, हमारे संरक्षक गण हैं, मार्गदर्शक गण हैं, और इसकी कार्यकारिणी की साल में 3 बैठक होती है। इस बैठक के अंदर जो पहली बैठक होती है मार्च के बाद की, उसके अंदर हमारा बजट पास होता है। अभी कोरोना की वजह से हमारी लंबी थी ये वाली बैठक, क्योंकि एक भी नहीं हुई है। इसमें बजट पास होता है, बजट के अनुसार खर्चा होता है, और जो अगली कार्यकारिणी होती है पिछले वर्ष की जो समापन की जो कार्यकारिणी मार्च में होती है, अप्रैल में होती है, उसके अंदर पिछले वर्ष का पूरा लेखा जोखा पास होता है, आय व्यय पास होता है, ऑडिटर अकाउंट्स उसके प्रस्तुत किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, उस पर सवाल जवाब होते हैं, कौन सा खर्चा ऊपर हुआ, कौन सा खर्चा कम हुआ, क्यों हुआ, और बजट के अनुसार सारा कार्यक्रम किया जाता है। और कार्यकारिणी हर साल बदलती है? कार्यकारिणी हमारी फिक्स है, कार्यकारिणी बदलती नहीं, कार्यकारिणी फिक्स है। यदि कोई छोड़ता, हालांकि अब तक तो किसी ने छोड़ा नहीं है, या उसमें हम रद्दोबदल इस तरह से करते हैं कि जो एक्टिव लोग हैं समाज के, जो नर्मदा भवन की जो ट्रस्टी हैं और जो एक्टिव हैं, वैसे तो व्यक्ति अगर कार्यकारिणी में आना चाहे तो उसके लिए नहीं, उसकी सक्रियता बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि साहब कार्यकारिणी में आ जाए, और क्योंकि क्या होता है किसी भी संस्था को आप चलाते हैं तो बहुत सारे सक्रिय लोगों की आवश्यकता। सक्रियता के मायने आपने क्या फिक्स कर रखे हैं? सक्रियता के मायने तो देखिए साहब ऐसा है कि नर्मदा भवन में बैनर लगाने से लेके ट्रस्टी बनाने तक का कार्य है। आपकी क्या सक्रियता है, आप समाज में कितने लोगों को लाते हैं, समाज के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनको नर्मदा भवन से जोड़ते हैं। वहाँ पर बड़ी अलग अलग तरह की प्लानिंग होती है, बड़ी अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। प्रॉपर्टी टैक्स से लेके बिजली का बिल, अभी जैसा 1.5 लाख रुपए का बिल आ गया था, पुलिस वालों को रुकवाना पड़ा, कलेक्टर के आदेश हो गए, अब पूरा 4 महीने रुके उन्होंने कूलर भी चलाए, पंखे भी चलाए, मना नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने कह दिया कि साहब हमने बोला बिजली का बिल तो दो आप हमें कम से कम, क्योंकि अब हमारे ऊपर आ रहा है ये। अच्छा, 1 रुपये की कमाई नहीं है, अब ऐसे में क्या करें आप। अब उसके लिए 4 लोग मिले, आईजी से जाके मिल के आए, बात करके आए, उनको समझाया। अब उनका पूरा 1,28,00,000 का उन्होंने बजट मांगा था सरकार से, जितनी धर्मशालाएँ, होटल, गार्डन ये वो लिया था, और उनको 6.5 लाख रुपए पास होके आया। अब आईजी साहब कहने लगे, बोले साहब 6.5 लाख रुपए आए, अब मैं आपको बिलोड़ साहब आपको 3.25 लाख रुपए का बिल है, कहाँ से दे दूँ बताइए, आधा आपको दे दूँ, बाकी पूरा जिला क्या करेगा। तो हमने निवेदन किया कि साहब अभी आप बिजली का बिल दे दीजिए, वो अभी भी नहीं आया, उम्मीद भी कम है, शासन से लड़ नहीं सकते हैं, हम तो कस्टोडियन है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो आप लड़ नहीं सकते। लेकिन समस्याएं अब फिर भी इकट्ठा किया और दिया। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं और इसके कार्यों की समाज प्रशंसा भी करता है कहीं न कहीं। वर्तमान एक दौर चल रहा है समाज में चुनावों का, महासभा के भी चुनाव हैं, इंदौर जैसी कई इकाइयां हैं जिनमें भी चुनाव होने हैं। इंदौर इकाई में आदरणीय श्री पुरे साहब ने अपने आप को क्विट कर लिया। तो चुनाव के बारे में जो एक नजरिया है आपका, कैसा अध्यक्ष हो, इकाई का या महासभा का, क्या जिम्मेदारियां उठानी चाहिए स्वमेव अध्यक्ष ने, और किस प्लानिंग के अंतर्गत काम होना चाहिए? थोड़ा आलोक भैया मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूं, प्लानिंग में आपकी मास्टरी है, ऐसा समाज बोलता है। देखिए, हमारा 100 वर्ष का इतिहास पूरा हुआ, 1920 से 2020 में है। बहुत कार्य हुए, अलग अलग समय काल में अलग अलग हमारे आदरणीय महासभा अध्यक्ष रहे, विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, और जैसा आप भी चिंता व्यक्त करते हैं कि कैसे कैसी परिस्थितियों में कैसे कैसे महासभा अध्यक्ष ने कैसे समाज को संगठित किया, एकत्रित किया। तो ये निश्चित रूप से बहुत आदरणीय और हमेशा श्रद्धा, उनके प्रति पूरी श्रद्धा है। कैसे लोग दूर दूर से आते थे, ट्रेन की व्यवस्था होती नहीं थी, बसेज नहीं होती थी, वाहन नहीं होते थे, जो हम चर्चा करते हैं। ऐसी स्थिति में भी ये रहा कि हमारा समाज इकट्ठा होता रहा है। बड़ा जागरूक लोगों का समाज है, बड़ा चिंतन करने वाला लोगों का समाज है, और संकल्प शक्ति और नेतृत्व शक्ति भरपूर पड़ी हुई है। लेकिन क्षमताओं का दोहन किस हद तक हुआ, ये एक अपने आप में विचारणीय बात है। आपका इस सवाल कि महासभा कैसी होनी चाहिए, अध्यक्ष क्या रोल होना चाहिए, या इकाई अध्यक्ष का क्या रोल होना चाहिए। देखिए, मैं क्या हुआ, कैसा होना चाहिए उस पर टिप्पणी करना मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए बहुत शोभा नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और बहुत सारे कार्य हैं। तो चाय भी लेते जाएं शरण भाई। मैं
इतिहास में अतीत में ना जाते हुए मैं यदि अपने विचार यदि आप मुझे अलाउ करें कि मेरे विचार से महासभा कैसी होनी चाहिए, तो शायद थोड़ा और कंस्ट्रक्टिव थॉट बन जाएगा वो, यदि आप आदेश दें तो। नहीं, आपके विचार समाज के विचार हैं। देखिए, मेरी नज़र में बिल्कुल निश्चित रूप से मेरे विचार समाज के विचार हैं। मेरा जो मेरी नज़र में जो एक रूप बना हुआ है, जो एक विजन मेरे को नज़र आता है कि आज आपके हिसाब से अपने समाज की कितनी जनसंख्या होगी? 4.5 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख होंगे। 4 लाख हमारे करीब 34-36 इकाइयों के अंदर हमने उनको विभाजित कर रखा है, अलग एरिया वाइज उनके क्षेत्र बना रखे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक महासभा अध्यक्ष 36 इकाइयाँ 4.5 लाख लोग, 3 आंकड़े आ गए, 1, 36, 4.5 लाख। ओके, मुझसे यदि पूछा जाए कि इसका रूप कैसा होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसका फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए महासभा का, तो मैं ये कहूँगा कि टॉप पे हमारे महासभा अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी बात है। 36 का आंकड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से बड़ा इजी बनता है। साल के 12 महीने होते हैं, भारतीय 36, 12, 12, 12। मेरी नज़र में यदि हम 3 सहायक महासभा अध्यक्ष बनाएं, एक महासभा अध्यक्ष, 3 सहायक महासभा अध्यक्ष बनाएं, और जिनके अंडर में 12 इकाइयाँ रहें, प्रत्येक के अंडर में 12 इकाइयाँ रहें, और इन 12 जो हमारे इकाइयों के जो सहायक महासभा अध्यक्ष हैं, इनके अंडर में आप 2 उप महासभा अध्यक्ष बनाएं, जिनके अंडर में 6 इकाइयाँ हों। मतलब आपके पास में 6 आपके पास में उप महासभा अध्यक्ष हो गए, 3 आपके पास में सहायक महासभा अध्यक्ष हो गए, और टॉप पे आपके 1 महासभा अध्यक्ष हो गए। अब ये जो बॉडी है महासभा अध्यक्ष की, अपनी जो कार्यकारिणी बने, निश्चित रूप से उनके महासभा के उपाध्यक्ष बने, महासचिव बने, महामंत्री बने, लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर करना है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना है। सारा का सारा जिम्मा एक ही व्यक्ति के ऊपर, या वो जो कह दे वही। इसके बजाय थोड़ा डिसेंट्रलाइज करें। टॉप पे महासभा अध्यक्ष, 3 आपके सहायक महासभा अध्यक्ष, और 3 सहायक महासभा अध्यक्ष के नीचे उनके अंडर में कह लें, या उनकी टीम के अंडर में कह लें, हमारे 6 उप महासभा अध्यक्ष आ जाएं। इनके उप महासभा अध्यक्ष के पास में 6 इकाइयाँ हों, प्रत्येक हमारे पास में 6 हो गए, 6, 6, 36। 6 उप महासभा अध्यक्ष के पास में 36 इकाइयाँ आ जाए। ये 36 इकाइयाँ अगर बढ़ती हैं, क्योंकि अभी तो इकाइयों को लेकर ही संशय है। हाँ, मैं अपनी बात कर लूँ, थोड़ा स्ट्रक्चर कर लूँ, फिर अपन ये वाले पॉइंट पे आएंगे। अब ये जो इकाइयाँ हैं, अब मैं इसके साथ में एक जो क्षेत्रीयता का जो एक मुद्दा चलता है, ये जो 6 इकाइयाँ बने, इन 6 इकाइयों को इतना स्मार्टली हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि जैसे हमारे मुख्य रूप से 3 क्षेत्र माने जाते हैं, भुआना है, निमाड़ है और मालवा है। तो मैं 12 इकाई की यदि बात करूं, तो ये 12 इकाई का जो एक जोन बनेगा, इन 12 इकाई में आप 6 इकाइयाँ भुआना और निमाड़ की लगभग जो पास हैं, उनका एक जोन बनाइए। आप मिलने दीजिए, वहाँ के लोगों का एक पूरा बना दीजिए, उनका साल में एक सम्मेलन होने दीजिए, आप उनको मिला दीजिए आप आपस में, और ये कार्य करेगा वहाँ का जो उनके ऊपर जो सहायक महासभा अध्यक्ष होगा। दूसरा, मालवा और निमाड़ की मिला दीजिए। बाकी आपके जो बाहर दूरवर्ती क्षेत्र हैं, उनको जिस क्षेत्र से जुड़ते हैं, यदि बड़ौदा की बात करें तो हम रतलाम और इधर की इकाइयों के साथ में उनको जोड़ दें। नागपुर की बात करें तो हरदा और बैतूल और ये वाला होशंगाबाद का एरिया इंदर से जोड़ दें। इस तरह से पूरा रीस्ट्रक्चरिंग जो है, पूरे समाज को 3 भाग में विभाजित, वैसे ये क्षेत्रीयता के नाम पे, लेकिन हम इनको 12 के 3 सेट बना दें। उनके अंडर में 6 हमारे सहायक उप महासभा अध्यक्ष हो जाए, उनके साथ में 6 इकाइयाँ दे दें, और फिर इनको जवाबदारी दें। अब जवाबदारी कैसे दें आप, ये अपने इनको प्रत्येक इकाई के ऊपर इनका विजिट हो, प्रत्येक सहायक महासभा अध्यक्ष और उप महासभा अध्यक्ष ये अपने अपने क्षेत्रों में विजिट करें। 6 इकाइयों का आपको डिसेंट्रलाइज करना है, आपको डिसेंट्रलाइज करना बड़ा प्रॉपरली तरीके से करना पड़ेगा, जब भी आपका कंट्रोल बढ़ेगा। वो समाज की इकाइयाँ जुड़ेंगी, वो अपने उप महासभा अध्यक्ष के साथ में वो 6 इकाइयाँ काम करेंगी, वो 2 उप महासभा अध्यक्ष अपने सहायक महासभा अध्यक्ष के साथ में काम करेंगे, तो ये 12 का सेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये 12 का सेट और ये 12 का सेट, फिर ये
ये तीनों सहायक महासभा अध्यक्ष को रिपोर्ट करें। देखिए, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक हायरार्की बनाना पड़ेगा, एक त्रिकोण बनाना पड़ेगा। यहाँ कोई ताकत की, पावर की या कोई सामाजिक काम है, जवाबदारियों का बंटवारा करना है उस हिसाब से। फिर ये 3 साल में सारी इकाइयाँ और महासभा अध्यक्ष का चुनाव एक बार हो, एक साथ हो। मेरा ये भी विचार है कि यदि किसी इकाई, अब कहेंगे साहब अभी महासभा अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, और फर्ज कीजिए कि नाम लीजिए जैसे बमनाला इकाई है, और आप कहेंगे साहब बमनाला इकाई का 1.5 साल पहले ही चुनाव हो गया, अब वो आपके महासभा अध्यक्ष के चुनाव के साथ में अपनी डिसॉल्व क्यों करें? तो ये एक 0 ईयर बनाया जाए, इस वर्ष को 0 ईयर बनाया जाए। हम बमनाला इकाई से निवेदन करें कि आपके इकाई अध्यक्ष 1.5 साल के हैं, उन्हीं अध्यक्ष को आप रिपीट कर दीजिए, वो फिर अभी 0 से चालू करें और अगले 3 साल तक कंटिन्यू करें। वो उनको एडिशनल 1.5 साल मिलेगा, कोई हर्जा नहीं है, कोई काम नहीं बिगड़ रहा है। तो वहाँ लोकल के लोगों को समस्या हो सकती है। ये समझाना पड़ेगा। या फिर आप इंतजार कर रहा है कि 1.5 साल बाद मुझे अध्यक्ष बनना है, साहब, तो 3 साल चला गया। देखिए शैलेंद्र भाई, आप जानते हैं बहुत सारी इकाइयाँ ऐसी हैं जहाँ बरसों से चुनाव नहीं हुए हैं। महासभा की यदि हम बात करें तो 100 साल में टोटल महासभा अध्यक्ष कितने बने? कहीं के कार्यकाल 10-10 साल चले, कहीं के 8-8 साल चले। संविधान कुछ कहता है, चलता कुछ है। लेकिन एक बार पूरी पटरी पे ले आए हम पूरी व्यवस्था को, वो व्यवस्था पे यदि पटरी पे आ जाती है, 0 ईयर से शुरू करें, बहुत सारे लोग स्वतः तैयार हो जाएंगे, कोई विरोध नहीं है। सब एक बार बात करें, समझाई जाए, व्यवस्था बताई जाए, आराम से काम चालू हो जाएगा। इसके बाद में इस तरह से इसका स्ट्रक्चर एक बार फॉर्म हो जाता है। देखिए, मैं आपको कुछ गणित देना चाहता हूँ। आज मैं आंकड़ों की बात करना चाहूँगा। आपने कहा मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय में भी हम जुड़े रहे। हालांकि मैं समाज में रोटरी की व्यवस्थाओं से नहीं, सबके अलग अलग अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं, लेकिन हर संस्था से, आप इतनी संस्थाओं से जुड़े, आप सीखते हैं कुछ ना कुछ, उनकी व्यवस्था, उनका संस्थापन कैसा सीखते हैं। मेरा जो एक विचार है, हम कहते हैं हम 4.5 लाख लोग हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ, कोई कहता है कि हम 1.5 लाख हैं, कोई कहता है हम 2.5 लाख हैं, आप कह रहे हैं 4.5 लाख हैं। हम एक एवरेज ले लेंगे, हम 2.5 लाख लोग हैं। 2.5 लाख लोग हैं, 36 इकाइयाँ हैं, कितना एवरेज आता है प्रति इकाई? यदि हम एवरेज ले लें, करीब 24-25 हज़ार, 24,000 प्रति इकाई होगा आपका, जोड़ेंगे तो करीब करीब हम 2.5 लाख तक पहुँच जाएंगे, है ना। मैं ही कहता हूँ कि 36 इकाई में हम प्रति इकाई को यदि समाज परिवार के नंबर से देखें तो कितना आएगा आंकड़ा? कितना आंकड़ा आएगा? 2.5 लाख लोगों को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंकड़ा आएगा? 500 नहीं, ज़्यादा आएगा। वो करीब करीब आपका आता है करीब 1800-1850 परिवार प्रत्येक इकाई में एवरेज आएगा। 2.5 लाख है ना। क्योंकि आप जोड़ेंगे तो मेरा आंकड़ा बड़ा क्लियर है। हम 2.5 लाख को यदि डिवाइड करेंगे 36 से तो करीब 1850 परिवार। हाँ, 2.5 लाख की जनसंख्या को अगर डिवाइड करें तो 50,000 घर होते हैं। हाँ, मतलब प्रत्येक इकाई में, अगर 5 अगर देख लिया जाए, प्रत्येक इकाई में करीब 1800-1900 लोग। तो अगर उसको हम देखते हैं तो 50,000 घर को 36 इकाई में डिवाइड करना है, 1200 घर होंगे। नहीं, 50,000 को घरों नहीं, अपन टोटल जनसंख्या को कर रहे हैं अभी। हाँ, 2.5 लाख और 2.5 लाख को अपन डिवाइड कर दें 4 से, तो कितना आंकड़ा आ जाता है? 65-70 हज़ार, 65-70 हज़ार संख्या आती है। वही मैंने 66 हज़ार बताया। 66 हज़ार परिवार प्रत्येक इकाई में तो नहीं है, या हो सकता है इंदौर में हो, भोपाल में हो, हरदा में हो, खंडवा में हो, पर हम एवरेज फिगर बात करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे समाज की जनसंख्या का 1866 परिवार प्रत्येक इकाई में एक एवरेज फिगर आ गया, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि हम प्रत्येक महीने प्रत्येक परिवार से यदि 51 रुपये लें, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, सिर्फ 51 रुपये प्रति माह प्रत्येक परिवार से लें इकाइयों के माध्यम से, तो हमारा जो अमाउंट इकट्ठा होता है करीब 11 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। 11 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि पूरे 2.5 लाख लोगों से और पूरे 1866 परिवार से ये संभव नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर परिवार दे ही देगा आपको। मैं इस 1866 का जो आंकड़ा है प्रत्येक इकाई में,
प्रत्येक इकाई में 1866 परिवार की बात कर रहा हूं मैं अभी। समाज पैसे क्यों देगा? एक सेकंड, मैं आता हूं उस पर, मैं वो भी आता हूं क्यों देगा। मेरे को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बड़ा चिंतन है इसके पीछे। मैं कहता हूं 1866 परिवार छोड़ दीजिए, 100 परिवार प्रत्येक इकाई ले लीजिए आप। 100 परिवार, बहुत नीचे ले स्केल डाउन कर दिया। 100 परिवार गुणित 36 यदि हम करते हैं तो 100 परिवार मतलब कितना हो गया? 400 लोग। 400 गुणित 36 कर दीजिए तो 14,400 का आंकड़ा आता है। फर्ज कीजिए हमारा समाज सिर्फ 14,400 लोगों का ही समाज है। मैं 5 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2.5 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात किसकी कर रहा हूं? 14,400 लोगों की। टोटल नारदीय ब्राह्मण अखिल ब्रह्मांड में यदि 14,400 ही लोग हैं हम, और वो भी यदि 51 रुपये प्रति माह प्रति परिवार, प्रति नारदी ब्राह्मण सदस्य नहीं, प्रति परिवार 51 रुपये प्रति माह देते हैं, तो ये जो आंकड़ा जो बन के आता है, देखिए मैं गलत ना बोल दूं, नहीं तो ये अपने आप में एक विषय बहुत बड़ा बन जाएगा चर्चा का, तो मैं गलती नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा रेफर कर लूं अपने आंकड़ों को। शैलेंद्र भाई आप इजाज़त दें तो। जी बिल्कुल। जी देखिए क्या है कि 36 इकाइयाँ 100 रुपये प्रति माह आप यदि लेते हैं तो 3,636 इकाई में 100 परिवार हम ले रहे हैं प्रति इकाई। 3600 परिवार हो गए, क्लियर? 3600 इकाई में 4 सदस्य प्रति यानी 100 परिवार में एक में 4 के हिसाब से 400 परिवार, 400 इंटू 36 तो 14,400 का आंकड़ा मैंने आपको समझा दिया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, बहुत आप देखिए कहाँ जाता है ये एक्सपोनेंशियल जो वर्किंग होती कैसे होती है और किया जा सकता है। यानी 1666 परिवार के स्थान पर 100 परिवार लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है? 100 परिवार की इकाई में 51 रुपये आप यदि लेते हैं तो प्रत्येक इकाई में 60,000 रुपये प्रति माह इकट्ठा होता है, ठीक है? 51 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 से और 100 रुपये आप लीजिए तो आपका 60, 12 पंजा 60,000 रुपये इकट्ठा होता है। प्रत्येक इकाई में कितना कलेक्शन आ गया साहब? 60,000। और बहुत स्केल डाउन किया है, याद रखना मेरे आंकड़े को। 2.5 लाख को मैं 14,400 की संख्या पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब आपका ये जो है 60,000 रुपये प्रति इकाई गुणित 36 इकाई, 60,000 रुपये प्रति इकाई गुणित 36 इकाइयाँ हैं, ये अमाउंट आपका बनता है 21,60,000 रुपये, ठीक है? 3 वर्ष में कितना हो गया साहब? ये 64,80,000 रुपये। 64,80,000 रुपये महासभा के पास में यदि हम 100 परिवार से 51 रुपये लेते हैं मात्र प्रति माह, 64,80,000 रुपये आता है। अब इकाइयाँ पूरा अमाउंट महासभा को तो नहीं दे देंगी। हम कहते हैं आप इस 64,80,000 का महासभा को 25% सिर्फ दे दीजिएगा। मैं आपके सवाल पे आऊँगा कि क्यों पैसा दे, आता हूँ उस पर मैं। 64,80,000 का 25% हो जाता है 16,20,000 रुपये। महासभा के पास में 3 साल में कितनी राशि आ गई? 16 लाख। और आपका पूरे समाज से दाने दाने से बूंद बूंद से आपका 16,20,000 इकट्ठा हो गया। हम 14,400 की जनसंख्या पे वर्किंग कर रहे हैं भाई साहब, ये याद रखिएगा आप। 2.5 लाख के हिसाब से करते तो ये 10 करोड़ 36 लाख रुपए होता। मैं जाता ही नहीं, करोड़ों की बात नहीं करता, अपन तो छोटे लोग हैं, हम लाखों में चल कर लें वो बहुत हैं। चलिए साहब 51 रुपये प्रति माह 14,400 की जनसंख्या लेके 100 परिवार का एवरेज लेके 3 वर्ष में महासभा के पास 16,20,000 आ गए। हमारे समाज में शैलेंद्र भाई आप बताओ कि प्रत्येक वर्ष कितने विवाह होते होंगे? एवरेज प्रत्येक वर्ष 500-600 विवाह होते होंगे। मैं कहता हूँ आप 100 विवाह मान लो आप, हम गलती ना हो हमारे कैलकुलेशन में। हाँ। हम बिल्कुल लोअर साइड ले रहे हैं, आपका आंकड़ा बिल्कुल सही होगा, अमूमन लगता भी वही है। हम कहते हैं प्रत्येक वर्ष 100 विवाह होते हैं। यदि महासभा हमारा ये निश्चय कर ले कि हम ऐसे 100 परिवार से, 500 में होते हैं लेकिन 100 तो हमको देंगे, हम उनसे प्रत्येक विवाह के 1,100 रुपये लें या 2,100 रुपये लें या 5,100 रुपये लें या 11,000 रुपये लें प्रत्येक विवाह के, तो यदि हम सिर्फ 100 परिवार से प्रत्येक वर्ष 2,100 रुपये का एक एवरेज फिगर लेते तो हमारा 2,10,000 रुपये इकट्ठा होता है। बिल्कुल आ रहा हूँ थोड़ा सा, बस और बस खत्म हो गई। आंकड़ों का मैं गणित कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूँ। और तीसरा एक और सोर्स में बता रहा हूँ आपको कैसे समाज संगठित होगा और पैसे भी देगा और बड़ा सक्षम लोगों का समाज है। हमारे समाज में आपके अनुमान से शैलेंद्र भाई ऐसे कितने लोग हैं जो प्रति वर्ष
हमको केवल 5,000 रुपये प्रति वर्ष महासभा को दे दें, कितने परिवार ऐसे 2.5 लाख लोगों में होंगे? मिनिमम 100 लोग तो ले। मेरे बिल्कुल मन की बात कर दिया आपने। 100 लोग देते हैं यदि 5,000, तो आपका 5 लाख रुपए इकट्ठा होता है प्रति वर्ष। 3 वर्ष में कितना होता है? 15 लाख रुपए। अब मैंने 3 बातें की हैं आपसे। इकाइयों के माध्यम से 51 रुपये वाली बात की है, उसके माध्यम से हमने इकट्ठे किए थे कितने? 16,20,000 रुपये। उसके बाद में शादियों के विवाह के माध्यम से हमने बात की, उससे 6,30,000 रुपये, और 5,000 रुपये यदि हम 100 लोगों से लेते तो 5 लाख। इन तीनों आंकड़ों को जोड़ते हैं आप तो महासभा के पास में 37,50,000 रुपये की राशि आ जाती है। अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ भाई साहब, कि आपने कहा कि मैं क्यों दूं महासभा को। अब मैं आपको समझाता हूँ, आप क्यों दो महासभा को। महासभा को आप इसलिए दीजिए कि 37,50,000 रुपये मेरे पास हैं। मैं इस वर्ष तो नहीं है, लेकिन इस वर्ष जो भी अध्यक्ष बनता है, मैं बनूं, X बने, Y बने, Z बने, मैं बनूं ना बनूं वो विषय नहीं है। मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये भी विषय नहीं है। मैं ये सब बातें इसलिए कर भी नहीं रहा हूँ, मैं गणित दे रहा हूँ सिर्फ समाज को। मैं कहता हूँ X पर्सन आज आपका एक महासभा अध्यक्ष बनता है, वो जो अपना कार्यकाल छोड़ेंगे, इस महासभा के पास में मेरे ख्याल से अभी बहुत ज़्यादा धनराशि नहीं है। 1, 2, 3, 4 लाख रुपए जो भी होगा वो एडिशनल हो जाएगा। पर फर्ज करो एक पर्सन, एक हमारे आदरणीय कोई भी सदस्य महासभा अध्यक्ष बनते हैं, तो 3 साल के बाद में इस गणित से 36,50,000 रुपये की राशि छोड़ के जाते हैं। 37,50,000 की राशि। अब 37,50,000 की राशि का आपको स्कीम देनी पड़ेगी, योजना देनी पड़ेगी। कैसी योजना होगी? मैं कहता हूँ आपका बेटी विवाह का कार्यक्रम है, ठीक है। बेटी विवाह महासभा के पास में आए कि साहब हम 4 बेटियों की शादी कर रहे हैं, हमारा 1 लाख रुपए का खर्चा है या हमारा 2 लाख रुपए का खर्चा है। महासभा क्या बोलेगी? 2 लाख रुपए का आपका खर्चा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका यदि 2 लाख रुपए का खर्चा है तो आप 1 लाख की व्यवस्था आप कीजिए, 1 लाख रुपए महासभा देगी आपको। आप 37 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए दे दीजिए। नहीं, सपोज आपको योजना बनानी पड़ेगी। आपने 1 लाख रुपया आप करो, 1 लाख रुपया मैं दूंगा, वो 1 लाख महासभा देगी। हाँ, महासभा देगी। वो 1 लाख रुपया जो आपको करना है वो समाज से ही करना है, समाज से करना है। फिर समाज महासभा को भी दे रहा है, बेटी विवाह को भी दे महासभा को दे रहा है। इतना पैसा महासभा को देने का औचित्य क्या है? महासभा का इकाइयों को हर साल पैसा, सारी इकाइयां पूरे भारत में जितनी भी इकाइयां हैं, 90% इकाइयां समाज से पैसा कलेक्ट करती हैं हर साल। उस पैसे नहीं, अभी नहीं हो रहा है, अभी अपने सिस्टम नहीं है। मैक्सिमम इकाइयों में पैसा कलेक्शन होता है, साल के कार्यक्रम होते हैं। तो इकाइयों के कार्यक्रम के बाद भी क्या समाज को एक अलग से कलेक्शन देना रहेगा? बिल्कुल। 51 रुपए का आप सिर्फ 25% दे रहे हैं। देखिए मैंने कैलकुलेशन पर 1 मिनट, मैं वही कह रहा हूँ कि आप 25% 51 रुपए पर मंथ की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 500 रुपया हर साल अभी वो दे रहा है, हर परिवार दे रहा है हर इकाई का। अगर 51 हम एडिशन करते हैं तो 600 रुपए और जुड़ गए। नहीं, उस 51 में नहीं, 600 नहीं जुड़ गए, उस 51 में ही है ये। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना 51 रुपया नहीं हुआ, ये 600 रुपए हुए। आपने 51 रुपए साल बोला है, महीना बोला है, 600 रुपए साल हो गया। 600 रुपए साल हो गया तो 1100 रुपए। अब मैं आपकी बात पे मैं आ रहा हूँ। एक समाज का व्यक्ति क्यों देगा? इसलिए कि साहब ठीक है, वो इकाई में जो देता है वहां तो उसको एक दिन के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती है, गेट टुगेदर हो जाता है। एक्स्ट्रा 600 रुपए समाज के लिए क्यों निकालेगा? वो इसलिए देगा, मैं बताता हूँ। अब आपकी योजना बहुत ठोस योजना है। ये जो 37 लाख रुपए हैं हमारे पास में 3 साल के बाद में, आप फर्ज कीजिए कि किसी सुदूर गांव में किसी गरीब परिवार के यहाँ पे एकदम आवश्यकता आई, मेडिकल इमरजेंसी आई, 2 लाख रुपए चाहिए। आपके पास फंड है, कोष है, आदमी समाज का व्यक्ति महासभा की तरफ आशा भरी नजरों से देख सकता है। अभी आपके पास क्या व्यवस्था है मुझे बताइए। आप आज यदि नहीं, उसके लिए वर्तमान महासभा ने अक्षत कोष का निर्माण किया है, और अगर उस कोष के माध्यम से किसी समाज स्वजन की व्यवस्था हो रही है, सेवा हो रही है, तो क्या पर्टिकुलर वही कोष काम में आएगा? फिर समाज से और पैसे नहीं लिए जाएंगे? नहीं, देखिए क्या होता है कि समाज से जो सक्षम व्यक्ति है वो तो और ज्यादा देगा। फर्ज कीजिए यदि कोई सक्षम व्यक्ति है और उसके यहाँ विवाह हुआ है और खुशी में वो 2100 की जगह 21,000 देना चाहता है, 11,000 देना चाहता है, या अक्षत कोष के अंदर 1 लाख रुपए देना। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अभी अक्षत कोष की क्या पोजीशन है? एक स्वजन के घर में शुभ काम है, उसने शादी की,
शादी की, उसने 10 लाख रुपया ऑलरेडी खर्च कर दिया। अब वो 10 लाख रुपया खर्च करने के बाद वो महासभा को किस रूप में वो 1100 रुपए 1100 रुपए इस रूप में देगा, वो किस बंधन के एक बंधन नहीं, नहीं बंधन नहीं, कर्तव्य है ये। इसको कर्तव्य बनाना पड़ेगा कि मेरे यहाँ एक शुभ कार्य हुआ है। उसके कर्तव्य के लिए समाज ने या महासभा ने अभी तक कोई पहल की है क्या? नहीं, देखिए ये हम बिल्कुल मतलब मैं एक आम आदमी की तरह मेरा व्यू जो बिल्कुल है ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं एक आम आदमी का कर्तव्य बड़े अच्छे से बता दूं, मगर जब हमारे संगठन के कर्तव्य की बात होती है तो हम उसको टाल जाते हैं। आपका प्रश्न बहुत उचित है, चिंता आपकी बहुत उचित है, शिकायत भी बहुत उचित है, लेकिन अब शिकायत करने का समय नहीं। अब कर्तव्यों को भी करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ वी वर लैकिंग इन द सिस्टम। हमारे को ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि आदमी समाज में, आखिर आप महासभा तो भविष्य में दिखेगा समाज को, तो समाज पैसा देगा उसको। अगर संगठन ऐसा मजबूत दिखता है, देखिए ये संगठन के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। देखिए ये में जो कलेक्शन है, एक अंग्रेजी में एक कहावत है, एग एंड चिकन स्टोरी, पहले अंडा है पहले मुर्गी। देखिए क्या हो रहा है कि समाज में बहुत ताकत है, समाज ने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से की है। 51 रुपये की राशि ही तो मांग रहे हैं, और सिर्फ 100 परिवार से ही मांग रहे हैं प्रत्येक इकाई। आप 10 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना तो 10 करोड़ भी आएगा किसी जमाने में। लेकिन आपको नेतृत्व देना पड़ेगा, आपको सिद्ध, आपकी बात को मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ, सैल्यूट है। आपकी जो चिंता है शैलन भाई कि हम क्यों करें, अभी तक क्या करा, तो अब इसके हम पीछे जाएंगे तो फिर देखिए प्याज के छिलके निकलते चले जाएंगे। जिससे जो बना उसने करा, हम किसी पे आक्षेप नहीं लगाते, लेकिन हम एक विचार दे रहे हैं। और ये देखिए क्या होता है, मैं एक बड़ा अच्छा आपको एक विचार देता हूँ आज, कि हम सोशली प्रोफेशनल होना चाहते हैं या प्रोफेशनली सोशल होना चाहते हैं। आप क्या होना चाहते हो? आप प्रोफेशनली सोशल होना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। आप प्रोफेशनली सोशल नहीं हो सकते हो, आपको सोशली प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आपको समाज में व्यवहारिकता लाना पड़ेगी। व्यवहारिकता लाने के लिए आपको अपना संगठन को बहुत सशक्त करना पड़ेगा, और आर्थिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा। हम सामाजिक रूप से बहुत सशक्त हैं, हम बहुत व्हाट्सएप के ऊपर कुश्तियाँ लड़ते हैं और नूरा कुश्ती चलती दिन रात चल रही हैं, सबके बहुत विचार हैं, सबको सम्मान है। लेकिन इतने जितने लोग हम बात विचार करते हैं, क्या हमने महासभा को क्या दिया? मेरे से पूछो तो मैंने आज तक नहीं कुछ दिया। मैं बताना नहीं चाहता कि मैंने किस किस इकाइयों को क्या क्या दिया, ये कहाँ का निर्माण हो रहे हैं, कहाँ क्या देता हूँ। जो मेरी छोटी मोटी क्षमता मैं करता हूँ। लेकिन आलोक बिलोरे से यदि पूछो आप कि भाई आलोक भाई तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुमने महासभा को क्या दिया, तो मैं बोलूँगा साहब मेरे से कोई ने मांगा ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आलोक भाई आपने महासभा को आज तक क्यों कुछ भी नहीं दिया? क्योंकि मेरे पास कोई किसी ने कुछ मांगा भी नहीं, ना कोई सिस्टम है, ना कोई आपकी व्यवस्था है। जिस सिस्टम के लिए आपने बोला है कि जो सिस्टम नहीं है इसलिए मैंने नहीं दिया, तो ये सिस्टम समाज भी देख रहा है, समाज कैसे, इसीलिए मैंने ये सिस्टम बनाया। समाज इकाइयों के मार्फत देगा। इकाइयों, देखिए साहब मैं आपको बताऊं, महासभा अध्यक्ष है, साल के 12 महीने हैं, टोटल 36 इकाइयां हैं। आधिकारिक यात्रा प्रत्येक महीने महासभा अध्यक्ष को 3 इकाइयों में आधिकारिक यात्रा करनी पड़ेगी। वहाँ की इकाई के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, वहाँ ये विचार देना पड़ेगा। इकाई अध्यक्ष को आपको जागरूक करना पड़ेगा। वो अपने स्तर पे, देखिए महासभा की तरफ से हम ये नहीं कहते महासभा ने कोई उनको ट्रेनिंग नहीं दी या गाइडेंस नहीं दिया या कोई प्रोग्राम नहीं दिया, ऐसा नहीं मेरा मतलब, लेकिन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं साथ ही साथ ये भी बात करता हूँ, समाज की जब मैं बात करता हूँ, हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक हमारा संविधान होना चाहिए, एक हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट की ये बात होनी चाहिए कि यदि आप नारदी ब्राह्मण हो तो आपको अपनी इकाई में प्रत्येक महीने वहाँ का जो शुल्क है वो आपको देना है। संविधान की बात आई, वर्तमान संविधान से आप खुश हैं? वर्तमान संविधान से मैं खुश हूँ या नाखुश हूँ ये विषय नहीं है। विषय ये है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि संविधान को हमने सिर्फ एक चुनाव को लेके ही सिर्फ उसका महत्व बना रखा है कि जब 3 वर्ष में चुनाव होंगे तो वो संविधान को हम रेफर कर लेते हैं। ये 4 साल में होते थे, अब 3 साल में होने लगेंगे तो हम उसको रेफर कर लेते हैं। तो संविधान का सिर्फ इतना पूर्णता उसका पर्पस नहीं होता है। उसको ये सिर्फ 4 या 6 पेज का है, 21 या 25-30 कंडिकाओं में उसको बहुत संकुचित रूप से बना रखा है। उसकी विस्तृत परिभाषाएं हैं, उसमें उसके कर्तव्य हैं और उसमें क्या अधिकार हैं, महासभा की क्या महासभा से लोगों को क्या अपेक्षाएं हैं, इकाइयों के क्या कर्तव्य हैं, इकाइयों का संचालन कैसे होना चाहिए।
आपका यहाँ तक उसके अंदर होना चाहिए कि आपका जो त्रिवर्षीय आपका जो सम्मेलन होता है उसकी एक विस्तृत रूपरेखा होनी चाहिए। संविधान बड़ा डिटेल होता है, बहुत डिटेल होना चाहिए, इसको बहुत व्यवस्थित बनाना पड़ेगा। देखिए मैं कहीं उदाहरण दे रहा था तो वो ये संविधान ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी कार्यक्रम के अंदर कोई जो हलवाई है या कुक है तो वो हलवाई बन गया, तो उसने बना लिया और सर्वप्रथम आके पंक्ति में भी सबसे पहली वाली पंक्ति में खाने भी बैठ गया, वो कि जो उसको पसंद था उसने बनाया और सबसे पहले भी मैं ही खा लूं। ओवरऑल एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोरल असेट्स बना के रखा है कि साहब जब भी एक इलेक्शन होंगे, हाँ ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इलेक्शन असेट्स हमने उसको बना दिया है और समाज की उसमें चिंता नहीं है जैसा आप चिंतित हैं। हाँ मतलब उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश बहुत है। और दूसरा, महासभा अध्यक्ष की जवाबदारी जो भी लेना चाहता है या आना चाहता है तो पद बहुत जवाबदारी वाला पद है, बहुत सम्मानजनक पद है, इसके अंदर बहुत मेहनत है, इसके अंदर बहुत बदनामी है, इसके अंदर बहुत मान अपमान आरोप प्रत्यारोप सब जुड़े हैं। आप अपना रास्ता बना रहे हैं या दूसरों को डरा रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल रास्ता नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल रास्ता नहीं बना रहा हूँ, लेकिन पद की जो जवाबदारियाँ जुड़ी हैं और जब तक हमारे यहाँ कोई भी महासभा अध्यक्ष बन जाएगा, जब तक हमारी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगी, वर्किंग सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगी, महासभा अध्यक्ष सफल नहीं हो पाएगा। और देखिए हम अभी जो हमारे महासभा अध्यक्ष जो अभी निवृत्तमान हुए, तो सही संविधान के लिए आप इंतजार करेंगे या इस बार के जो चुनाव है उसमें आलोक भाई एक प्रतिभागी के रूप में रहेंगे? नहीं, देखिए मैंने बहुत प्रयास किया और मैंने आमंत्रण भी दिया था कि भोपाल आए, मैं उसको आयोजित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि 51 की कार्यकारिणी के जो इस तरह के जो नियम बने, एक वोट बैंक तैयार हो जाती है, उसमें तो परिवर्तन हो गया, तो ये बड़ी खुशी की बात है। शायद 21 या 31 का कोई, हाँ 31 हो गया, तो एक बहुत अच्छा, ये बहुत ही सकारात्मक इसमें सुधार आया है। और मुझसे ये कहा गया कि मैंने पूछा कि भाई आखिर 51 कार्यकारिणी के सदस्य क्यों बनाए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये था कि क्या वोट के पावर देने से ही प्रतिनिधित्व क्रिएट होता है? आप 51 क्यों, 500 के बनाइए, कार्यकारिणी में रोक थोड़ी ना है, लेकिन ये वोट बैंक ना बन जाए आपका, ये वोट बैंक नहीं बनना चाहिए, इसलिए उसको कंसिडर किया गया और शायद 51 से उसको 31 पर भी लेके आ गए और शायद और भी प्रयास होंगे आने वाले समय में। देखिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट, एकदम बिल्कुल पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम जब आ जाएगा तो महासभा अध्यक्ष के लिए लोगों को दिल से, मन से, अंतरात्मा से जो सम्मान आके निकलेगा वो लोगों को श्रद्धा पैदा करेगा, महासभा से जुड़ने के लिए बाध्य करेगा, परिवार जुड़ेंगे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगेंगे, लोग एक दूसरे को जानेंगे। हमारी एक डेटा बैंक होना चाहिए, महासभा का एक कार्यालय होना चाहिए, आपके पास स्टाफ होना चाहिए, आप 8-10 लोगों का स्टाफ होना चाहिए, आगे 2.5 लाख लोगों को आप मैनेज करेंगे। एक व्यक्ति कहाँ कार्यालय है, कहाँ क्या रखा हुआ है, कौन सी डेटा बैंक है आपकी, कितनी फाइलें हैं आपके पास में, रसीदें कितनी बन गई, कितनी किसको दे दी, कौन सा अकाउंट है, कौन सा ऑडिट है, बहुत व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। किसी पे आक्षेप नहीं है, नारंगी ब्राह्मण चोरी नहीं करता है और समाज का पैसा तो खा ही नहीं सकता यदि असली नारंगी ब्राह्मण है, तो सवाल ही नहीं, मेरे ख्याल से किसी ने खाया होगा। लेकिन अव्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाओं की वजह से अविश्वास आता है और जहाँ अविश्वास आता है उससे संगठन की शक्ति कमज़ोर होती है। हमको सिस्टम बहुत प्रॉपर बनाने पड़ेंगे, सुव्यवस्थित संगठन हमारा बनाना पड़ेगा, लेड डाउन प्रोसेस होने चाहिए, प्रोसीजर्स होनी चाहिए, प्रणालियाँ बिल्कुल लिखित होनी चाहिए। मैं कोड ऑफ कंडक्ट के लिए बार बार बात करता हूँ, आचार संहिता होना चाहिए। नारंगी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति का आचार कैसा होना चाहिए, आपकी एक एक चीज़ लिखी होनी चाहिए। प्रत्येक 2.5 लाख हैं यदि उस हिसाब से जितने भी हमारे 24-25 हज़ार परिवार होते हैं, छपाइए 24-25 हज़ार किताबें और दीजिए, उसको व्यवस्थित बनाइए, इसके लिए समिति बने, पूरे हमारे सारे वरिष्ठ लोग इसमें बैठें और फिर लाइए, आप देखिए क्या बुआना और क्या निमाड़ और क्या मालवा, एकीकरण कर दीजिए सारी सिस्टम्स का, मान्यताओं का, परंपराओं का। आप लिख दीजिए यदि नारंगी ब्राह्मण हो तो ये आपके सिस्टम होंगे। हम दहेज की हम बात नहीं करते हमारे समाज में, क्योंकि देखिए कितना बड़ा सिस्टम है। आप लिख दीजिए, नारंगी ब्राह्मण समाज गौरवान्वित होता है कि हमारा समाज दहेज नहीं लेता है, ये हमारा आचार है, हम इसके ऊपर गौरवान्वित करते हैं। एक समाधान पीठ चलाते हैं आप आलोक भैया, और समाज में काफी चर्चा है, थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए आप समाधान पीठ के लिए भी बोल सकते। देखिए समाधान पीठ जो हमने बनाई है कि ये विचार आया कि जब हमने देखा कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारे परिवारों को में विघटन आ रहा है और बहुत कम मतलब उनकी आयु रही विवाह के बाद में 1 साल, 2 साल, 3 साल, बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए 20-25 पर, बहुत कम आए, लेकिन
1 साल 2 साल 3 साल के अंदर ही विघटन की स्थिति आ गई, परिवारों में लड़ाइयाँ हो गई, कोर्ट में पुलिस में बच्चे जाने लगे, बहुत परेशान हुई। एक दिन विचार आया और फिर मैं अपने किसी व्यक्तिगत काम से, मेरे वकील भी हैं, मेरे छोटे भाई भी आशीष बरगले जी के साथ में मैं हरदा जा रहा था, वो मेरे किसी केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में। तो मैंने उनसे बात की, मैंने यार आशीष भाई, इस तरह की एक मैं समाधान पीठ बनाने को मेरा विचार है और मैं चाहता हूँ कि इसका संविधान आप बनाएं और इसको इतना व्यवस्थित बनाइए कि कहीं पर भी हम इसमें अन्याय ना कर पाएँ किसी परिवार के साथ में, वो आर्थिक रूप से कोई स्ट्रांग हो एक पक्ष और दूसरा कमज़ोर हो, या किसी क्षेत्र का हो, या कोई भी कारण हो सकता है। तो एक हमारा रास्ते में बात चलते चलते एक बस विचार आया मन नर्मदा की कृपा से, और इस संविधान समाधान पीठ की एक परिकल्पना हुई और उन्होंने मुझे 6-8 दिन के अंदर एक संविधान का एक डॉक्यूमेंट बना के दिया। उसके बाद में मैंने फिर टीम बनाना चालू की। तो फिर मैंने हमारे समाज के जो 2 न्यायाधीश रहे हैं, आदरणीय अनिल पारिक जी और आदरणीय ओपी मंडलोई साहब, उनसे चर्चा की। हमारे समाज के एक वकील आदरणीय अपने अमिताभ उपाध्याय जी हैं, उनसे चर्चा की। पहले जो न्याय क्षेत्र से, विधि से जुड़े, उनसे चर्चा की और इन्होंने सबने मुझे बड़ी हिम्मत दी और बड़ा प्रोत्साहन किया। और उसके बाद में फिर मैंने 2, जिस तरह से आशीष भाई से बात हुई और जिस तरह से और भी सजेशन आए, इसी नर्मदा बॉन्ड ट्रस्ट में एक मीटिंग बुलाई। कार्यकारिणी के सामने हमने विचार रखा कि हम इस तरह से करना चाहते हैं। कार्यकारिणी ने हमको उसकी परमिशन दी, उसको अनुशंसा की और फिर इसकी मीटिंग की हमने, और फिर हमने इसके केसेस इसको विस्तृत रूप से भेजना शुरू किया। और करते करते बहुत सारे परिवार हमारे पास में आते चले गए। इसके हमने अलग अलग जगह पे जाकर हमने इसके सेमिनार भी किए। सफलता का अगर आकलन करूं तो कितना % सफल हुए इस समाधान पीठ से? देखिए, समाधान पीठ, हाँ, समाधान पीठ का मैं बताऊं कि इसकी सफलता को 2 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो 2 पक्ष हमारे पास आए तो उन पक्षों ने हमसे कहा कि साहब, अब कोई संभावना ही नहीं है कि दोनों लड़के और लड़की अब साथ में रह सकते हैं। उसकी संभावना बिल्कुल ख़त्म हुई। और यदि बहुत ज़्यादती की गई या बहुत दबाव डाला गया है, बहुत समझाइश करके फिर भेज भी दिया, तो दुर्भाग्यवश कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई गलत कदम उठा ले बच्ची या बच्चा, या और इस तरह की स्थिति हो जाए। जब हम देखते हैं कि इस तरह के कोई केस आते हैं कि 2 परिवारों में इतनी विषमता बढ़ गई है, कोर्ट के अंदर केस चला गया, 498 भी लगा दिया और डोमेस्टिक वायलेंस का भी लगा दिया और प्रताड़ना का भी लगा दिया और दहेज की मांग का, और ये सब लगा दिए, तो उन केसेस को हम साथ में बिठाते हैं। हमको यदि लगता है कि ये परिवार अब बिल्कुल साथ में नहीं रह सकता, माता पिता भी कह देते हैं कि साहब हम लड़की को बुलाना चाहते हैं, लड़की कह देती है मैं नहीं जाना चाहती, लड़का 50 तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा देता है, उसके अंदर बहुत ऐसी सी बातें जो बता नहीं सकते। प्रूफ देखे, हमने अपनी आंखों से देखे हैं। हर आजकल आप देखते हैं ऑटोमेशन का ज़माना है, रिकॉर्डिंग और ये और वो। इतना जब अविश्वास बढ़ जाता है तो उसमें हम सब ये डिसाइड करते हैं कि अब ये परिवार अलग होकर रहे तो ही बेहतर है, वो भी एक समाधान है। लगभग मैं कहूँगा 40% केस ऐसे हैं जो हमको यही बोलना पड़ा। पूरी समाधान पीठ ने यह निर्णय लिया कि इनका साथ में रहना संभव नहीं है, क्योंकि कहीं भी कुछ गलत होने की उसमें प्रबल संभावना है। 50 से 60% ऐसे भी केस हुए हैं जो हमने वापस बच्चियों को घर भेजा, उनके अंदर। बहुत बढ़िया, ये एक अच्छी सफलता है, 50% एक अचीवमेंट है। नहीं, दोनों में सफलता है। अलग अलग करना भी, उसको नकारात्मकता से ना लिया जाए, वो भी एक सफलता है। शब्द यूज किया था क्षेत्रीयता, मैं इससे एक सवाल चाहता हूँ, समाज का क्षेत्र में रहना सही है या क्षेत्र का समाज में आ जाना सही है? देखिए, समाज से बढ़कर कुछ नहीं है, क्षेत्र को मिलकर ही समाज बना है, और क्षेत्रीयता बची कहाँ है? आप मुझसे यदि कोई पूछे कि आज इंदौर में रहने वाले हम हैं, 1950 में हमारे पिताजी यहाँ आ गए, अब हम तो इंदौर के हैं, अब क्या इंदौर निमाड़ का है क्या, कि बुहाना का है, कि मालवा का है? ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये इससे निकलना पड़ेगा। बुहाना के लोग भोपाल में अधिकतर हैं, बुहाना के बहुत सारे लोग इंदौर में हैं, खंडवा के बहुत सारे लोग भोपाल में हैं। संस्थाएं बन गई, अलग अलग संस्था बन गई, संगठन बन गए, विष्णु सहस्त्र नाम के बहुत सारे संगठन बन गए। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कई विष्णु सहस्त्र नाम पार्ट हैं जहाँ 100% बुहाना के लोग इकट्ठे होते हैं, कई 100% लोग निमाड़ के इकट्ठे होते हैं, कई 100% मालवा के लोग इकट्ठे होते हैं। भाई, सबको अपनी अपनी उसमें तकलीफ क्या है, लेकिन जब महासभा की बात हो तो हमने सबने यूनाइट हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। इस क्षेत्रीय सद कितने संबंध हो रहे हैं। मेरे को किसी ने बताया था कि सबसे पहली शादी जो हमारे समाज की हुई थी, है हरदा से कोई परिवार जो है वो मंडलेश्वर में आके बारात लेके आए थे। ये आज से मेरे ख्याल से अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कम से कम 7-8 दशक पुरानी बात है।
कौन सी क्षेत्रीयता है, कौन सी मानसिकता है? लड़का लड़की पसंद आ जाती है तो वहाँ तो बात नहीं करते साहब, दो परिवार का मिलन होता है वहाँ तो बात नहीं करते हैं। वहाँ क्यों नहीं करते हो आप? क्योंकि वहाँ आपको दिख रहा है, आपका हित सत रहा है, लड़के को लड़की पसंद, लड़की को लड़का पसंद। फिर कहाँ गया निमाड़ बुआना? वहाँ क्यों नहीं? पर विषय पे चर्चा होगी तो फिर आदमी सब तरह की बातें करता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इस पे बात करते हुए देखा जिन्होंने अपनी खुद लड़की को बुहाना में दिए निमाड़ के होते और बुहाना की बुराई करते हैं। बुहाना वालों का मैं ऐसा देखता हूँ कि जिन्होंने अपनी लड़की को निमाड़ में दिया लेकिन वो इस पे विषय बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैं उदाहरण भी देता हूँ, भारत के बाहर जाते हो तो क्या कहते हो? मैं भारतीय हूँ, है? मध्य प्रदेश के बाहर किसी से मिलते तो कहता हूँ मैं मध्य प्रदेश का हूँ, है? मैं इंदौर में रहता हूँ और इंदौर के बाहर यदि कोई मिलता है मुझे तो मैं उससे क्या, मध्य प्रदेश वाला मिलता तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं इंदौर का हूँ। इंदौर शहर में यदि मुझे कोई मिलता तो मैं कहता हूँ मैं तिलकनगर का हूँ। नारदी ब्राह्मण यदि किसी दूसरे ब्राह्मण से तो मिलता है तो क्या बोलता है? आप बताइए, आप क्या बोलोगे शैलेंद्र भाई, पूरा पारे साहब? आप किसी सनाड्य ब्राह्मण से मिलोगे तो आप अपना परिचय क्या दोगे? नारदी ब्राह्मण। नारदी ब्राह्मण। आप बोलते हो कि मैं बुआना का हूँ, कि मैं निमाड़ का हूँ, लेकिन नारदी ब्राह्मण एक दूसरे से मिलेगा वही है। बस समस्या ही है कि मैं निमाड़ का और मैं बुआना का और मैं मालवा। और देखिए साहब, नई पीढ़ी को कोई मतलब नहीं है ये सब चीज़ें, हम बस ये रिकॉर्ड घिस रहे हैं। नई पीढ़ी बहुत आगे निकल गई है, हंसते हैं बच्चे, ये सब खत्म होना चाहिए। बच्चे बहुत प्रगतिशील हैं, बहुत प्रगति की है, और इस पीढ़ी के अंदर ये सब कन्फ्यूजन हम ना डालें तो बेहतर होगा। युवाओं को बहुत संभालने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल, आप अगर अध्यक्ष हो तो क्या परिवर्तन आएगा समाज में? देखिए मैं ये मतलब एक पॉसिबिलिटी की बात कर दी आपने, एक संभावना की बात है। लेकिन यदि मैं जिस समाज का अध्यक्ष बनता हूँ तो पहले ही महीने के अंदर, या जो भी व्यक्ति बने, मैं बनूँ या जो बनूँ, मेरा सुझाव ये रहेगा, इन द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट और इलेक्शन संविधान संशोधन की बैठक बुलाइए। इस संविधान को सुधारना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसका पूरा आपने, यू हैव मेड मॉकरी ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, यहीं से शुरुआत है। यही सब जड़ों, सारी हमारी समस्याओं की जड़ भी यही है और इसी में सबके समाधान है। यदि ये व्यवस्थित है तो सब समाधान इसी में है, और यदि अव्यवस्थित है तो सबसे बड़े विवादों की जड़ है ये संविधान। इसका सुधार बहुत ज़रूरी है, बहुत पवित्रता के साथ में, बहुत ईमानदारी के साथ में, बहुत पारदर्शिता के साथ में, और समग्र रूप से सारे तथ्यों को लेके इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। मुझे बुरा लगता है कि वर्चुअल मीटिंग के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसके ऊपर अगर आप शरण भाई, आप बहुत मंजे हुए पत्रकार हैं, और आप के मैं सारे इंटरव्यू सुनता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। और आज मेरे लिए सौभाग्य का बात है कि ये नर्मदा प्रखर इतने एफर्ट्स इसमें डाल रहा है। आप कहाँ कहाँ अपनी कार से जाते हैं, कितना समय, ऊर्जा, पैसा है, कष्ट उठाते हैं, कितना ट्रैवल करते हैं। ड्राइवर हो नहीं हो, अपनी गाड़ी उठा के नर्मदेश्वरी दिखती है जगह जगह कार। इसके लिए सबसे पहले मुझे साधुवाद आपका देना था, बधाई देना था, मैं चूक गया। अब आपका सवाल, आपने क्या सवाल पूछा? 12 तारीख की वर्चुअल मीटिंग के बाद जो घटनाक्रम हुआ उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। क्या 12 तारीख को, फिर मैं उस पर आऊँगा। 12 तारीख को जो कुछ हुआ ये हमारे संविधान की कमजोरी का परिणाम है। स्पष्ट नहीं है कैसे संविधान से हटके कोई बात हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि आपने जगह छोड़ रखी है वहाँ पर पॉलिटिक्स खेलने की। जब भी तो आपको जो इंटरप्रिटेशन करना है वो कर रहा है, कोई पक्ष गलत नहीं है। एक पक्ष कहता है इसका ये इंटरप्रिटेशन है, दूसरा पक्ष कहता है इसका ये इंटरप्रिटेशन है, हो गया घमासान। रात को 12 साढ़े 12 बजे मैसेज आ रहे हैं और फिर बाद में भी चल रहा है। कहाँ जाओगे आप? किससे लड़ रहे हो? अपनों से लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? क्या प्राप्त करना चाहते हो? हंस रहे हैं समाज के लोग, सब मजे ले रहे हैं आपके। गलत है, ये अन्यायपूर्ण कार्य है। अध्यक्ष कोई बने, मैं बनूं नहीं बनूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बनूंगा ज़रूर, एक सपना है, पिताजी का भी सपना था। लेकिन मैंने जितने आज सुझाव दिए हैं, जो भी अध्यक्ष बनता है यदि इनको इम्प्लीमेंट करेगा, एक सिस्टम स्ट्रांग बनाए, अच्छा संविधान बनाए, संशोधित करें, और एक अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, युवाओं को जोड़ें। इस संविधान के अंदर आपने महिलाओं के चुनाव की बात कर दी, युवाओं के क्यों? आज आप हमारे नारदी ब्राह्मण समाज की 2 महिलाएं कैसे चुनावी अखाड़े में उतार दिया आपने उनको, कैसे? बड़ा दर्दनाक, पीड़ादायक है ये।
क्या हमारे समाज की महिलाओं को हम बाद में मनोनयन नहीं कर सकते हैं? या हम उनके नॉमिनेशंस बुलाएं, एक हमारी समिति को बैठाएं, उनके बायोडेटा बुलवाएं और उसके बाद में प्रॉपर आप सिस्टम से और जिसका आप मनोनयन करें आप लॉजिकली उसको कन्विंस कर दीजिए तर्कपूर्ण कि भाई मनोनयन की स्थिति ही इटारसी से गड़बड़ हुई, इसीलिए शायद संविधान में चुनाव की प्रक्रिया रखी गई है, जहां तक मैं समझता हूं। और अंत में अगर आप समाज को कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि मैं समझता हूं एक प्रतिभागी के रूप में आप रहेंगे, इसलिए प्रतिभागियों को तो मैसेज नहीं, पर एक समाज को अगर कोई मैसेज देना चाहें। नहीं, मैं अभी इस पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। शालन भाई, आप कितने बार बार उस प्रश्न को उठाएंगे, और मैंने जैसे आप बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि कोई भी व्यक्ति बनता है, एक जो महिला होती है ना, वो एक सोसाइटी का निर्माण करती है। एक महिला सिर्फ एक परिवार का निर्माण नहीं करती, एक सोसाइटी का निर्माण करती है। हमारे घर की जो बच्चियां हैं, हमारे घर की जो महिलाएं हैं, आज कितने प्रतिशत लड़कियां, आप देखिए, आप बड़ा दर्द होता है, कितने प्रतिशत लड़कियों ने दूसरे समाज में शादियां कर ली। महासभा क्या कर रही है? दूसरे समाज की बच्चियां आगे यदि क्वालिफाइड लाते हो आप, तो हमारे समाज में उसका, संविधान में उसका प्रोविजन है कि उसको नारदी ब्राह्मण बना लिया जाएगा। ठीक है, बच्चियां क्यों बाहर जा रही, पलायन क्यों हो रहा है? 2.5 लाख से कितने रह जाएंगे? श्रद्धांजलि का ग्रुप है, देखते हैं कि हर दिन 5 से 7 लोगों की मृत्यु हो रही है। हमारे समाज में कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं? लड़कियों की शादियां किस आयु में हो रही हैं? 30-30 साल की हो गई लड़कियां हैं। मैं बार बार उदाहरण देता हूं कि बहू लाओ, बेटी बनाओ और पढ़ाओ। यदि वो बीकॉम कर रही है, बीएससी कर रही है, सीए कर रही है या इंजीनियरिंग कर रही है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो उसके 5 साल का इंतज़ार मत करो, उसको ले आओ, उसकी शादी कर लो और अपने यहाँ ला के पढ़ाओ उसे और उसका करो। जल्दी अवस्था में, सही अवस्था में बच्चियों की शादी हो, समाज में ही हो। कितने बच्चे, एनडीएम वाला शिवम पगारे कितना बढ़िया काम कर रहा है। एनडीवाईएस ने क्या कमाल का करा था जब नर्मदा घाटों की सफाई का कार्यक्रम करा है। या आपके दूसरे जो छोटे छोटे संगठन, बेटी विवाह का है, या कितने संगठन अपने आप कर रहे हैं। ये सब हमने समाधान का शुरू किया। अभी आप देखिए, कोरोना काल में नर्मदा भवन के प्लेटफॉर्म से हमने 2 दिन के अंदर हमने संस्था बना दी। एक अर्चना शास्त्री जी हैं, बॉम्बे में वाशी में रहती हैं। मैंने बात की, मैंने यार दीदी, यार इतने दुनिया भर को पढ़ा रही हो, अंग्रेजी सिखा रहे हो, अपने समाज की महिलाओं को जरा अंग्रेजी सिखाओ ना आप। बोले भैया कैसी बात कर दी आपने? मैंने करवाइए, ये कार्यक्रम करवाना है। पर बोले मैं, देखिए भैया, बोले मैं फ्री में नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि यदि मैंने फ्री में पढ़ाया, वैसे तो मैं 1500 से 2000 रुपये की मैं फीस लेती हूँ पूरे कोर्स की, लेकिन तो मैंने दिदी आप कितना लोगे? आप 100 रुपये ले लो। बोले 100 रुपये की भी वक़्त नहीं। मतलब कितने लोगे? बोले 500 रुपये लूँगी। मैंने दीदी 500 रुपये नहीं, 400 रुपये में करते हैं। अब हमने वो प्लेटफॉर्म किया, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा। आप देखिए 30 की उसमें सीट रखी। बोले मैं 30 को अच्छा कंट्रोल कर सकती हूँ अच्छी तरह से। अभी क्लासेस चालू हो गई, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है उसको। आप कभी मैं आपको ऑनलाइन लूँगा, उसमें महिला सीख रही हैं, इतना नॉलेज है महिलाओं में ऑलरेडी। सिर्फ उसको वो एक चैनलाइज कर रही हैं उस एनर्जी को। 30 की जगह 35 महिलाएं उसमें, और 15 की बुकिंग हो गई कि अब अगला कब चालू करेंगे आप। और ये 30-35 महिला कह रही हैं कि इसका एडवांस कोर्स भी करवाइए। तो देखिए, बहुत छोटा सा प्रयास है, 2 दिन के अंदर कितने मैसेज भेजने पड़े। लेकिन आपको एक थॉट देना है, एक विचार देना है, आपको अपनी दिशा, किस दिशा में समाज को ले जाना है। मैं मेरी पूरी वार्ता में कहीं भी मैं किसी भी बात में ये नहीं कहना चाहता कि महासभा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जिससे जितना बना उसने किया, जिसकी जितनी क्षमता थी, जितनी योग्यता थी, जितना उनका सपना था। कितनी समस्याएं उनको आई होंगी, कितना मान अपमान सम्मान, क्या मिला क्या नहीं मिला, कितना खर्चा हुआ होगा, 8 साल 10 साल में कितनी एनर्जी लगी होगी, खुद का कितना उन्होंने न्योछावर त्याग किया होगा। उसके बावजूद भी आज हम वहीं के बैक टू स्क्वायर वन। हमारी महासभा में आज आप देखते हैं तो हमारे अक्षत कोष में कितना राशि है। भाई मुझे बताओ कि आज हम वेयर डू वी स्टैंड? महासभा घर घर पहुंच गई, कहते हैं बहुत खुशी की बात है। क्या प्रत्येक घर महासभा पहुंच गया? देखिए, मैं शब्दों का खिलाड़ी हूं, मैं खुद कहता हूं। हम कहते हैं महासभा घर घर पहुंच गई, लेकिन क्या प्रत्येक घर महासभा से जुड़ गया? क्या कितने घर पहुंच गए भाई? आप कैसे पहुंच सकते हो? आप 2.5 लाख लोग हैं, 24-25 हज़ार परिवार हैं। तो ये कोई नुक्स निकालने का, कमी निकालने का वो विषय नहीं है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म आज हमको मिला है, एक एयर स्ट्रिप तैयार हो गई है, समाज में अब जुड़ गए हम।
सोशल मीडिया का भी फ़ायदा मिला। अब नया एयरप्लेन उड़ाइए, उसके ऊपर खूब ऊंचाइयाँ हासिल कीजिए। समाज अब बहुत संगठित हो गया है, जागरूक हो गया है, लोग आगे आना चाहते हैं। इकाइयों के अंदर अब अध्यक्ष बनने के लिए होड़ मच गई है। ये कितनी बड़ी जागरूकता है, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। इसको समायोजन करना पड़ेगा, इस ऊर्जा को, इस उत्साह को, इसका संग्रहण करना पड़ेगा और एक प्लानिंग देनी पड़ेगी, एक योजना देनी पड़ेगी, एक कार्यक्रम देना पड़ेगा, एक सिस्टम देना पड़ेगा। व्यवस्था के अनुरूप यदि इस एनर्जी को चैनलाइज कर दिया, आप देखिए नारदी ब्राह्मण कोई मामूली उत्पत्ति है क्या इस प्रकृति की? बहुत विशेष है। लोग डरते हैं हमसे, हमारी बुद्धि से लोग डरते हैं, कहते हैं अरे नारदी ब्राह्मण है, जरा संभल कर है ना, ऐसा कहते हैं। हम कोई उग्र नहीं है, हम कोई गुंडे नहीं है। हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम इन सबको पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल जाते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग बन गए समाज में, बहुत पैसे वाले भी बन गए, प्रतिष्ठा भी बहुत हो, साइंस का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, आईटी क्षेत्र हो। आप देखो विदेशों में कितनी ऊर्जा है, बच्चे कहाँ चले गए। अब जो डायस्पोरा की हम बात करते हैं, वैश्विक नारदी की संस्था स्टार्ट में की, भोपाल में कुछ लोगों ने स्टार्ट की, बड़ा अच्छा विचार। इस युवा शक्ति को, इस युवा ऊर्जा को जोड़ लेंगे यदि हम, ये महासभा के मैंने गणित दिए, 25 लाख 50 लाख कहाँ लगते हैं ये ऐसा कर देंगे करोड़ों रुपए। यदि उस ऊर्जा को, उस स्रोत को पकड़ लिया हमने, हम उनको यदि खींच लाए अपनी ओर, हाँ उनसे 100 रुपये मांगोगे तो देंगे नहीं, 1 लाख दे देंगे। यदि 1 लाख का कार्यक्रम बताया उनको, और यदि आपने 100 रुपये वैसे ही मांगे तो वो 100 भी नहीं देगा, वो कहेगा साहब मेरे 100 रुपये की मुझे चाहिए, आप कहाँ उपयोग करेंगे। 1 लाख मांगो, 1 लाख देगा। कन्विंस करना पड़ेगा, इधर यू कन्विंस मी और गेट कन्विंस्ड। या तो मैं मना करूंगा आपको या दूंगा, लेकिन दोनों में तर्क चाहिए। सिर्फ मांगो साहब मुझे चाहिए। आज हमसे नर्मदा भवन में हम मांगते हैं 21,000 रुपये, 21 ट्रस्टी बन गए हमारे। कार्यक्रम दिया हमने लोगों को, पारदर्शिता है। किसी के कुछ टिप्पणी से ठीक है, आवेश में कहीं कोई नाराजगी हो सकती है, उसमें कहीं उनको हम नहीं, अच्छे सुझाव हैं उनके, हम उसका भी पालन करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। समाज को मैं यही, शैलन भाई शॉर्ट करूं, इसको बहुत लंबा हो गया। समाज को अब जागृत, समाज की पूरी ऊर्जा को संचालित करने का समय आ गया है। नेतृत्व बहुत स्ट्रांग चाहिए, पद बहुत बड़ा है, पद की खुद की ताकत है, पद कमजोर नहीं है महासभा अध्यक्ष का, लेकिन उस पद पे जो कार्य करेगा उसको ताकत देनी पड़ेगी, उसमें खुद में ताकत होनी चाहिए, उसका विजन होना चाहिए, उसका विचार होना चाहिए, उसकी योजना होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और मेरा खुद का ये मानना है कि अथॉरिटी जो है, अधिकार जो है, वो लिए जाते हैं, कोई किसी को अधिकार देता नहीं है। ये एक सफल नेतृत्व का ये एक बेसिक गुण है, ये मूलभूत एक ये उसका गुणवत्ता उसमें होनी चाहिए। सभी स्वजनों से मेरा यही निवेदन है कि आलोक भाई के इस निवेदन को या इस बातों को सुने, समझें, और जो दृढ़ संकल्पित व्यक्ति है, जो समाज के लिए समर्पित व्यक्ति है, जो जुझारू व्यक्तित्व है, ऐसे ही व्यक्तित्व का चयन करें महासभा अध्यक्ष के रूप में। वाकई में आलोक जी ने आज का जो साक्षात्कार दिया, जो अपनी बातें मन से जो निकाली हैं, बड़ी अच्छी हैं, और समाज इनको सुने, समझे और आगे क्रियाशील करे। नर्मदे हर भाई साहब। नर्मदे हर, बहुत बहुत धन्यवाद।